माने का कि भी लिथुआनिया में आप जल्दी बुलवा सकते हैं एज कम्पेयर टू स्वीडन। पाकिस्तान से हूँ, मैंने इंटरमीडिएट किया था 2021 में। सही है। एफएससी प्री मेडिकल और 55% मार्क्स है मेरे। सही है। और सर मैं मैरिड हूँ, एक मेरा बच्चा भी है 13 मंथ का। सही है। तो मतलब पाकिस्तान में मेरा अच्छा खासा बिजनेस है हाउसिंग सोसाइटी का और पेट्रोलियम का। तो मैं मतलब ना स्टडी वीजा लगवाना चाह रहा हूँ अपना स्वीडन का। बैंड मैंने 6.5 इंशाल्लाह आ जाएंगे, मतलब 15 दिसंबर को मेरा आइट्स का टेस्ट है। तो आप, सही। मैंने देखा है कि आप मतलब काफी लोग कह रहे हैं कि स्वीडन सही नहीं है, तो आप क्या मशवरा देते हैं कि किस कंट्री में जाना चाहिए है और क्या करना चाहिए? तो मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ वो सुन के। सही है। अच्छा, आपने सिर्फ हालात के बारे में बात करनी है, यही पूछ रहे हैं? जी, जी सर, कि मतलब सही है। मैनेज हो जाएगा हर चीज़ उधर जाके, या कोई आप और कोई कंट्री सजेस्ट करते हैं? कि मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब उधर जाऊँ और बाद में अपनी फैमिली को भी बुलाऊँ, मतलब 1 साल के अंदर-अंदर। जी, ठीक हो गया। गिलानी साहब, अगर आप जो है वो अकेले आना चाहते हैं, तो स्वीडन में देखें, यहाँ पे आने के और सेटल होने के 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? मैं जी, तीनों स्टेप्स आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला स्टेप ये है कि आपने यहाँ पे पहुँचना कैसे है, वो आपको पता है कि भई आप स्वीडन में जो है वो स्टडी वीज़ा पे स्टडी। यहाँ पे आ जाएँगे। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपने अकेले आना है, तो आप जो है वो स्वीडन में आएँ। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लिथुआनिया में आ जाएँ और लिथुआनिया में आके एज कम्पेयर टू अपनी वाइफ को जो है वो बाद में बुलवाने का कि भी लिथुआनिया में आप जल्दी बुलवा सकते हैं एज कम्पेयर टू स्वीडन। ये तो मेरी रिकमेंडेशन है, करिएगा आप वही जो आपको अच्छा लगे। दूसरी बात, ओके सर। आप यहाँ पे पहले पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपने पेपर कहाँ के लेने हैं? रेजिडेंट एंड वर्किंग परमिशन आपको चाहिए होगी, वो आपने कहाँ से जी लेनी सर। है? उसके लिए अगर आप स्वीडन में पढ़ने के लिए आते हैं तो वहां पे आप जो है वो कोई स्किल सीखे, ऐसी स्किल कि जिसकी बेस के ऊपर आप डायरेक्ट जो है वो जर्मनी में आ सके, वो सीख सकते हैं। या फिर आप जो है वो वहीं पे बैठे पुर्तगाल का आर्टिकल 92 अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो स्पेन में जाके पदरौन करवा सकते हैं। लेकिन स्वीडन में आए या लिथुआनिया में आए, एक चीज आपने जेहन में रखिएगा कि जब तक आपके पास किसी और मुल्क का टीआरसी ना आ जाए, आप पिछले मुल्क को नहीं छोड़ सकते। वजह यस सर, वो वजह मैंने उसकी ये है कि सीखी है। जैसे ही आप पिछले मुल्क को छोड़ेंगे, तो वो पिछले मुल्क को ये लगेगा कि आपने उनके वीजे को, जो स्टडी वीजा मिसयूज़। है उसको आप मिस यूज किया है। आपका जो आपकी जो अटेंशन थी वो पढ़ना नहीं था, आपकी अटेंशन थी यहाँ पे सेटलमेंट करना, तो वो आपका नाम जो है वो शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। और अगर वो आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे विदाउट एनी अनदर टीआरसी, अगर आपके पास और टीआरसी नहीं है और आप आते ही बगैर किसी कंसल्टेशन के या किसी से पूछे बगैर आप जो है वो मुल्क छोड़ देते हैं, तो आपका नाम डेफिनेटली वो शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि कोई भी दूसरा जो यूरोपियन कंट्री है वो आपको जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं देगा। डॉक्यूमेंट मीन सर कि टीआरसी वर्किंग परमिशन नहीं देगा। तो दैट मीन आपको जो है वो दोबारा से, एक तो आप जो है वो सारी जिंदगी के लिए यूरोप में आपका नाम आ जाएगा शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कि आप सिस्टम को मिस यूज करते हैं, और दूसरा आपको जो है वो मुल्क छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। ये होगी दूसरी ऑप्शन। जिस भी मुल्क में आपको टीआरसी मिल गई, अब आपके पास रेजिडेंट एंड वर्किंग परमिशन आ गई। अब इस तीसरे मुल्क में चाहे आप यही स्टेप पहले मुल्क में बैठ के कर लें जिस मुल्क में आपने जो है वो स्टूडेंट वीजा लगवाया है, या फिर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके वहां पे टीआरसी लेने के बाद अपने अंदर एक स्किल पैदा कर लें और उस स्किल की बेस के ऊपर आप सेटल्ड हो जाए जिस मुल्क में आप होना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद स्वीडन में, जर्मनी में रहता हूं, तो मैं हर बंदे को यही प्रेफर करता हूं कि जर्मनी की लाइफ जो है वो वर्क बैलेंस अच्छा है, लाइफ अच्छी है, क्राइम रेट कम है, मेडिकल की सहूलतें ठीक है, एनवायरमेंट ठीक है, रसीजम जो है वो कम है। तो ये सारी चीजें जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं वो यहाँ पे मौजूद है। मैं हर बंदे सर को इनकरेज करता हूँ कि आपको भी यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन सर जी, ये अगर तीसरी अगर स्टेप है, स्वीडन में। तीसरे स्टेप पे जाके आप पैसे कमाएंगे, पहले 2 स्टेप पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आपके पास ये ऐसी है। पैसे हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप 1 सेमेस्टर की फीस या 2 सेमेस्टर की फीस जमा करवा के यहाँ पे आएंगे और आते ही आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो पैसे जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है जो पाकिस्तान में बैठे हुए एजेंट जो है वो आपको बताते हैं। ओके, ओके। सर क्या मैं सीधा इधर से पुर्तगाल जा सकता हूँ कि मतलब वो ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग लेने और उधर से फिर आगे, मतलब आप क्या नहीं कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल है नहीं 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 पाकिस्तान नहीं, से? हुसैन बेटा, हुसैन देखो, पहली बात मैंने आपको बताई है, मेरी बातें स्किप नहीं करनी। ये चीजें जो वो है मैंने वो आपकी वीडियो सारी की बात नई सुन ली है बात सर। की समझ लगी, नई बात की अगर समझ लगी तो ये चीजें जो है वो दोबारा से वीडियो निकाल के आपने चेक कर लेनी है कि अनैत भाई ठीक ने है मुझे सर। क्या समझाया है। पहली बात, पहुंचना कैसे है। दूसरी बात, उसके बाद आप जो है वो किसी मुल्क में जाके टीआरसी ले सकते हैं, लेकिन आपने स्वीडन नहीं छोड़ना। अगर स्वीडन आएंगे, ओके। आपने लिथुआनिया नहीं छोड़ना अगर लिथुआनिया आएंगे। अगर लिथुआनिया छोड़ दिया और ट्रेनिंग लेने के लिए पुर्तगाल चले गए, तो अभी जो मैं ये तकरीर कर रहा हूँ ये
फजूल हो जाएगी, आपका मकसद फौत हो जाएगा। जैसे ही आप स्वीडन छोड़ेंगे, स्वीडन वाले आपका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। वहां पे जाके हाँ जी। ट्रेनिंग लेने के बाद आपके सर के ऊपर एक बम फूटेगा कि आपका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में पड़ चुका है। अब आप जो है वो सारी जिंदगी यूरोप के पेपर नहीं ले सकते, या फिर आपको 2, 4, 5 साल यहाँ पे केस लड़ने पड़ेंगे, फिर आपका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से नहीं निकलेगा। सर, इंशाल्लाह आपकी सारी बातों को फॉलो करेंगे। मैंने पहले भी सुना है कि आप काफी लोगों को गाइड कर रहे हैं,